लाला शुक्ल जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आगे की कार्रवाई करें, आगे सूत्र संचालन का काम उनके हाथ में। आइए बहुत धन्यवाद सर जी। चित्रनगरी संवाद मंच पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। चित्रनगरी संवाद मंच में अब तक हम लोगों ने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, बहुत से पुस्तकों पर, बहुत सी विधाओं पर चर्चा की है और इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुवाद हिंदी से मराठी से हिंदी में अनुवादित पुस्तक का, जिसमें पहली पुस्तक है मराठी सिनेमा की कहानी स्टूडियो की ज़बानी, जिसके मूल लेखक प्रभाकर पेंढारकर जी हैं और मराठी से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे जी ने किया हुआ है। और इस पुस्तक का परिचय प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी और अतिथि वक्ता के रूप में हमारे साथ में उपस्थित है अरुण जी। दूसरी जो पुस्तक है जिस पर चर्चा होनी है हूँ मुक्त फिर भी, जिसकी मूल लेखिका डॉक्टर अनिल मोदी जी हमारे साथ में उपस्थित है, अपना कीमती समय निकालकर वो आई है। और फिर से उसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है वसुधा जी ने। और इस पुस्तक का जो परिचय है वो देंगी डॉक्टर उषा मिश्रा जी और अतिथि वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर शोभा कोरी जी उपस्थित है। तो अनुवाद जो होता है वो भाषा का वह माध्यम है जिससे एक भाषा में लिखे गए विचारों या भावनाओं का, सूचनाओं का दूसरी भाषा में उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न भाषाओं के लोग एक दूसरे की बातों को, विचारों को, साहित्य को, ज्ञान और संस्कृति को समझ सकें, जिसमें साहित्यिक अनुवाद का विशेष प्रकार का कार्य होता है, जैसे कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो उसका उद्देश्य केवल शब्दों का नहीं बल्कि भावनाओं, शैली, लय, सौंदर्य और सांस्कृतिक भाव भूमिका का सही रूपांतरण करना होता है। इससे विश्व साहित्य को जानने और समझने का अवसर होता है। अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है, एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाता है, भाषाओं के विकास और समृद्धि में योगदान करता है। इसी कड़ी में वसुधा जी ने इन दो पुस्तकों का अनुवाद मराठी से हिंदी भाषा में किया है। और अब मैं कात्यायन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो पुस्तक के विषय में थोड़ी सी अपनी जानकारी दें, लेकिन उनको मंच पर बुलाने से पहले उनका मैं थोड़ा सा परिचय बता दूँ कि ये भूतपूर्व वायु सैनिक रहे हैं, साथ में अध्यापक, कथाकार, लेखक और 2 कहानियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है इनका। और इसके साथ में इन्होंने ढेर सारे किताबों का अनुवाद भी किया हुआ है और फिल्मों से जुड़े हुए हैं, पटकथा लेखक भी है वो। और कई सारी फिल्में उन्होंने अभी कुछ एक फीचर फिल्म शायद 23 मई को आने वाली है फीचर फिल्म, इसका उन्होंने पटकथा लेखक का कार्य किया हुआ है। और देश विदेश के 10 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन आपने किया है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कथाक्रम कहानी पुरस्कार के अलावा इन्हें कई सारे पुरस्कारों से, सम्मानों से नवाजा गया है। तो आप प्लीज सर आइए मंच पर और किताब का धन्यवाद मैडम, सबको नमस्कार। ये जो पुस्तक है मराठी सिनेमा की कहानी स्टूडियो की ज़बानी, असल में मैं इससे जुड़ा रहा हूँ इसके छपने से पहले, तो मैंने इसको पढ़ा है अच्छी तरह की बात। और ये हेलो हाँ, ये पुस्तक ऐसी है जो सिर्फ एक स्टूडियो की कहानी नहीं है, ये मराठी सिनेमा का इतिहास, और हम कहें अगर कि भारतीय सिनेमा का इतिहास देखें तो भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पुस्तक में हैं। क्योंकि मुंबई से
भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई नहीं। उसकी शुरुआत हमको पता है कि दादा साहब फाल्के जी पुणे से थे, फिर उन्होंने वहाँ से कलाकार ढूंढ कर लाए, फिर मुंबई और पुणे और बड़ोदरा में उनकी फिल्में बनी। लेकिन ये जो मराठी सिनेमा नाम है, ये शिवाजी जो कोल्हापुर शिवाजी की जो एक धरती है, वहाँ उसका नाम कई बार आया है। कोल्हापुर जो है वहाँ एक स्टूडियो था जो कि वहाँ के एक राजा साहब थे, उन्होंने उसको बनवाने की शुरुआत की थी। उसके बाद आपको पता है कि उनकी प्रायोरिटी कुछ होती है कि हम बनवाएं, लेकिन वो कुछ और बदल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रभाकर जी थे, इनकी फिल्म आई थी आकाशवाणी, और एक और है जो पहली ही शुरुआती फिल्म थी, वो एक ज़बरदस्त पसंद कर ली लोगों ने, तो उनको बुलाया गया और फिर वो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद कोल्हापुर में वो जयप्रभा स्टूडियो की नींव थोड़े दिन बाद पड़ी, लेकिन ये शायद कोल्हापुर सिनेटोन इसका नाम था, और कोल्हापुर सिनेटोन में मराठी फिल्में बनने लगी। प्रभाकर जी, ये जो पेंढारकर जी, मानजी पेंढारकर, वहाँ पर बिल्कुल लड़के के जो है 20 साल के आसपास भी नहीं थे, तब से वहाँ से जुड़ गए। धीरे धीरे वो स्टूडियो उन्होंने, चूँकि इतना वो उसमें काम करने लगे कि वो स्टूडियो भी उन्होंने ले लिया। और आपको पता है वो लेखक, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, संवाद लेखक, गीत लेखक, दिग्दर्शक और वो कला निर्देशक सब कुछ थे। उस स्टूडियो में प्रवेश करते ऐसा ही कुछ माहौल लगता था जैसे यहाँ पर है, पानी वाली बाइक के डायलॉग्स लिखे फोटो है, तो वहाँ पर भी दीवारों में कोई कोई डायलॉग्स लिखे रहते थे उनकी फिल्मों के, उनके अपने डायलॉग्स, नीति वचन, संस्कृत के श्लोक। और उससे ये पता चलता था कि इस यहाँ पर आना ये कोई ऐसा बिल्कुल फिल्मी माहौल नहीं, ये एक पवित्र स्थान है। तो पवित्र मौन से शक्ति प्रकट होती है, ऐसा उन्होंने उस पर लिखा था। वहाँ पर की शुरुआत हुई, पहले उन्होंने साइलेंट एरा से लेकर यानी मूक फिल्मों से लेकर फिर सवाक फिल्में बनने शुरू हुई। और उस दौर में आपको बताऊं कि ये अपने राज कपूर, इनकी पहली फिल्म वहाँ से शुरू हुई। पहली बार एक्टिंग उन्होंने वहाँ से की थी, इनके भाइयों के साथ वो वही स्टूडियो में थे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जी वहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे और पता चला कोई रोल के लिए कोई बच्चा चाहिए, कुछ है तो चलो इनको ले लिया, और कोई ज़रूरत है तो चलो तुम आ जाओ। इस तरह से वो रोल उनको मिल जाते थे। तो पृथ्वीराज कपूर हुए, और उसके बाद हमारी आशा जो लता दीदी जो संगीत की शुरुआत है उनकी वहाँ से उन्होंने पहली बार उस स्टूडियो में गाने गाए फिल्म के। इसी के साथ साथ सुलोचना जी जो पुरानी एक्ट्रेस है, उनके जीवन की करियर की शुरुआत वहाँ से हुई। और आप ये देख लीजिए कि इसमें शुरू में एक चीज़ लिखी है, जयप्रभा स्टूडियो के दो ऋणानुबंधी लता मंगेशकर और सुलोचना, यानी उनका कर्ज मानते हैं, ये स्टूडियो भी मानता है। और चूंकि ये दोनों लोग उस स्टूडियो से चलकर मुंबई आए थे और जीवन में बहुत सफल हो रहे थे, और स्टूडियो कर्ज में डूब गया था, तब उसके ऊपर ये था कि अब 60,000 रुपये जमा करो वरना स्टूडियो जब्त हो जाएगा। कोर्ट में केस था, तो आप समझ लीजिए सुलोचना जी और लता मंगेशकर जी दोनों लोग पैसे लेकर गए मुंबई से वहाँ। और उस समय सुलोचना जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भाग जी से कह सके कि मैं पैसे लाई हूँ और आप ले लीजिए, लेकिन लता जी ने कह दिया और वो पेपर पैसा अदा करके पेपर ले लिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पेपर आप ही रखो, जब तक आप चाहो इसको चलाओ, स्टूडियो आपका ही है, क्योंकि मैंने इसमें सीखा है यहाँ से। इस तरह वही नहीं, चंद्रमोहन, बाबूराव पेंढारकर और इस तरह से कितने नाम हैं अपने जो है वी शांताराम, इन सब की शुरुआत जयप्रभा स्टूडियो से। और ये अद्भुत है कि ये किताब जयप्रभा स्टूडियो की अपनी बायोग्राफी है, स्टूडियो खुद अपनी बात कह रहा है। एक अद्भुत तरीका है, ये इसका शिल्प भी अलग है कि एक स्टूडियो अपनी कहानी बता रहा है, और उसमें उतार चढ़ाव बहुत आए। कम से कम 100 फिल्में मुझे लगता है कुछ उन्होंने बनाई हैं भाग जी ने,
उनके साथ मिलकर यहाँ से हिंदी फिल्में शूट होने के लिए वहाँ करने जाते थे। यहाँ पे पृथ्वीराज कपूर तो हमेशा जाते थे कि वहाँ गए पूरा उसी स्टूडियो में और वहीं पूरी फिल्म शूट कर ली। जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी की हत्या हुई उस समय उनकी फिल्म मीट भाकर यानी नमक रोटी वो तैयार थी, सेंसर होके आ गई थी उसकी कॉपी और वो दिखाने जा रहे थे। और 30 जनवरी को ऐसा हुआ 48 में। अगले दिन सुबह चूँकि पूना सिंह का संबंध था और हिंदू महासभा से भी इनका कुछ संबंध था, तो उस चक्कर में भाल जी को उनके स्टूडियो में लोग घुस गए कि गांधी जी की हत्या हुई है तो ज़रूर इनका भी नाम होगा। और उन्होंने स्टूडियो में सैकड़ों लोग घुस गए। आप समझ सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा स्टूडियो था, हर और करोड़ों रुपए की उनके पास मशीनरी थी, सबको तोड़ डाला गया। भाल जी को ढूंढ रहे थे, वो बनाला गए हुए थे उस दिन तो मिले नहीं, लेकिन बाकी सारा सामान 2-4 टेक्नीशियन थे क्योंकि फिल्म रिलीज पर थी तो वहाँ काम तो कुछ हो नहीं रहा था। सब कुछ ताले तोड़ कर पुलिस वाले बाजू में खड़े थे, उन्होंने नहीं रोका, सब बर्बाद कर दिया। करोड़ों रुपए की मशीनें, कैमरे, एडिटिंग मशीन, आर्ट रूम और सबको अग्नि के सुपुर्द कर दिया। सारा स्टूडियो चला डाला। बच्चे जो थे भाल जी के, उनके पढ़ने के लिए कापी किताबें पेंसिल तक थे और इनको पुलिस पकड़ कर ले गई दिल्ली क्योंकि वो उस समय ऐसा माहौल था कि गांधी जी की हत्या में बहुत सारे लोग पकड़े गए तो इनको भी पकड़ा गया। लेकिन कुछ इधर से तो कुछ था नहीं क्योंकि इनका काम सिर्फ फिल्म बनाना था। तो 4 महीने बाद इनको छोड़ दिया गया है, वापस आए। स्टूडियो तो बेकार हो चुका था, सिर्फ दीवारें तक जल चुकी थी। उन्होंने कहा ठीक है फिर से शुरू करेंगे। सितंबर में उन्होंने, अब वो जो मीट भाकर फिल्म थी उसके डायलॉग स्क्रिप्ट भी नहीं बचे, तो राइटर्स से कहा बैठो तुम्हें तो याद हो गया, दोबारा लिखो। और दोबारा वो फिल्म शूट हुई, दोबारा शूट होकर जनवरी 49 में शायद वो रिलीज हुई है और 25 हफ्तों तक वो फिल्म सुपर हिट ऐसे चली। तो ये एक ऐसे विजनरी थे जो मैं कह रहा हूँ कि लोग शायद क्योंकि मराठी सिनेमा से जुड़ा होने के कारण और कोल्हापुर में रहने के कारण उन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। यहाँ लोग वीर शांताराम जी को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनके गुरु को नहीं जानते हैं जो भाल जी थे, क्योंकि वो कोल्हापुर में ही उनका जीवन वहीं पर रहा और वो मुंबई उस तरह से रहे। अगर वो मुंबई में रहे होते तो आज सब लोग जानते हैं कि भालजी पेंडारकर क्या हस्ती थे। उन्होंने जिस तरह भारतीय सिनेमा को बनाया है और उसमें कलाकार, टेक्नीशियन, उनके स्कूल से निकले हुए न जाने कितने जो टेक्नीशियन हैं, कैमरामैन हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, एक्टर हैं, ये सब वहाँ से निकल कर आए और उन्होंने मुंबई और मतलब अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मराठी दोनों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब चंद्रमोहन का नाम देखिए, चंद्रमोहन जी की 1943 में जो फिल्म आई थी, हालांकि फिल्म नहीं चली और चंद्रमोहन को सदमा लगा बेचारे को, हार्ट अटैक आ गया और वो नहीं गए, लेकिन वो बहुत बड़े एक्टर थे। ये जैसे सैगल जी का हाल हुआ वैसे ही चंद्रमोहन का हुआ। अगर वो रहे होते तो पृथ्वीराज कपूर से पहले लोग चंद्रमोहन का नाम लेते, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे, लेकिन शायद उनका भाग्य नहीं था। तो भाल जी का ये श्रेय है कि उन्होंने न सिर्फ मराठी सिनेमा बल्कि मैं कहता हूँ कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और उनके योगदान को जानने के लिए ये तो मराठी में पुस्तक आई थी। जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये हिंदी में पढ़ने के बाद कि इस कितना बड़ा काम उन्होंने किया है, पूरी एक इंडस्ट्री को खड़ा किया। आज मराठी सिनेमा जहाँ है उसमें 50% तो योगदान में भाल जी का था, क्योंकि अब नई पीढ़ी के लोग अलग हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के जितने भी लोग हैं सब उसी स्कूल से निकल कर आए, उनके स्टूडियो से ही बन कर आए और हिंदी सिनेमा के जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो भी वहीं से निकल कर आए। तो उन्होंने अपने जीवन भर वो एक कहने को तो फिल्मकार थे, लेकिन एक कर्मयोगी की तरह उन्होंने अपने जीवन में मराठी सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को अपना पूरा जीवन दिया। ये पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बताती है कि भारतीय सिनेमा का इतिहास कैसे यहाँ तक आया। उसके साथ साथ न सिर्फ फिल्मों के बारे में,
कैसे कैमरे में चेंजेस आए, कैमरा कैसे बदलता गया, कैसे ऑडियो बदलता गया, कौन कौन सी मशीनें आई जिन्होंने पार्श्व संगीत कैसे उसमें जुड़ा, कैसे प्लेबैक जुड़ा, और इसी के साथ साथ एडिटिंग, कौन कौन सी मशीन पहले थी, फिर कैसे जुड़ी, कौन से कैमरे कहाँ से मंगाए गए, और जिस तरह से उसका विकास है, पूरा इतिहास और विकास इस पुस्तक में दिया। भले ये मराठी सिनेमा के द्वारा इस पुस्तक को कहा गया है, लेकिन इसमें करीब पिछले मैं कह रहा हूँ 100 वर्षों का, तो आप समझिए, इतिहास हिंदी सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का दिया हुआ है। तो ये भाल जी को बहुत बहुत साधुवाद, और साधुवाद पेंडारकर जी को, उनके बेटे जो थे प्रभाकर जी को, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, क्योंकि एक स्टूडियो में कैसे विकास, आज जयप्रभा स्टूडियो बहुत सकरा सा, एक अब तो शायद बंद हो गया है, लेकिन वहाँ पर बहुत काम नहीं होता क्योंकि कब्जा हो गया है ज़्यादातर के बाद और बहुत जगह कम बची है। लेकिन उस जयप्रभा स्टूडियो को सलाम है, और सलाम है इनको, प्रभाकर जी को, कि इन्होंने किस तरह से हिंदी सिनेमा को अपने जीवन का सर्वस्व। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया कात्यायन जी ने। आज 2 किताबों पर बात हो रही है और 1 घंटे में होनी है, तो जो सूत्रधार होता है उसके लिए बड़ी वो होती है कि कैसे किसी का इशारा करे। वैसे कात्यायन जी कुर्ता पहन के आए हैं, इन्होंने मधुबाला से कहा था कि कुर्ता खींचना लेकिन ये कुर्ता खींचना भूल गई। मधुबाला जी को मैं याद दिला रहा हूँ कि अपनी ड्यूटी आप समझिए, जो वक्ता रहेंगे, हाँ, जो वक्ता रहेंगे मधुबाला जी खड़ी हो जाएंगी, जो है ना, तो वो एक इशारा होगा कि आपका समय पूरा हो गया है ना, आगे बढ़िए। घंटे के लिए बता देना जी। बहुत बहुत शुक्रिया कात्यायन सर जी, बहुत बारीकी से आपने पुस्तक का विश्लेषण किया है, स्टूडियो का जो आपने विवेचन किया है। इसके बाद में अरुण जी को मंच पर बुलाना चाहूँ। अरुण जी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और GD आर्ट से इन्होंने 1973 में अपनी पढ़ाई पूरी की और 2 साल तक विज्ञापन एजेंसी में काम किया। 1975 में फिल्म प्रभाग भारत सरकार के एनिमेशन विभाग में शामिल हुए और 35 वर्षों की सेवा के बाद 2010 में एनिमेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। पुरस्कार यदि देखें तो एनिमेटर और निर्देशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्मों के लिए 5 बार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और सामाजिक जागरूकता पर सर्वश्रेष्ठ पोस्टर के लिए 5 बार ये सम्मानित हुए। 5 बार उन्हें पुरस्कार मिला। लगता है 5 इनका लकी नंबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अशोक जैन पुरस्कार सम्मान हुआ है इनका। फिर बाद में CNG गोल्ड मेडल, जो कि वाणिज्य कलाकार गिल्ड सर्वोत्तम विज्ञापन के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली मुझे हिंदी में बात करना मुश्किल है, मैं तो बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, एनिमेशन फिल्म में बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप हिंदी में ट्राई करो करके, नहीं मराठी में तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। एक्चुअली मैं 1975 एक्चुअली पहले तो मैं सर इनको बहुत थैंक देता हूँ, डॉक्टर वसुधा मैडम, इनको मधुबाला मैडम की और यशोधरा मैडम जी, जिनने मुझे इस मंच पे बुलाया। हालांकि मेरा इतना ये नहीं है, लेकिन इस किताब में मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये किताब जब लिखी पेंडारकर साहब ने, तब उसमें थोड़ा सा मैंने उनको हेल्प किया था, इसलिए इसके ओरिजिनल किताब में मेरा उन्हें थैंक्स करके नाम दिया था। और इस किताब का हिंदी का ये हो रहा है उद्घाटन, और मुझे बुलाया तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा दिन है ये। पेंडारकर साहब को मैं करीबन 32 साल पहचानता हूँ, क्योंकि 1975 में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था फिल्म डिवीज़न में, क्योंकि वो फिल्म डिवीज़न में डायरेक्टर की पोस्ट, बहुत बड़े पोस्ट पे थे। और मैं GJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ के मैं उधर इंटरव्यू के लिए गया था मेरा कोर्स होने के बाद, और उनने मुझे इंटरव्यू लिया और मुझे सिलेक्ट किया उनने। और फिर मैं 1975 में उधर ज्वाइन हो गया।
और मैंने काफ़ी साल उनके साथ काम किया। एक तो वो तो एक बहुत हायर पोजीशन पे थे, लेकिन वो इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी कि इतने हायर पोजीशन होने के बाद भी उनका स्वभाव इतना अच्छा था, उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा था, इतना अच्छी बात करते थे कि कोई भी आदमी उनके ऊपर इम्प्रेस हो जाता था। तो मैंने उनके साथ काफ़ी साल काम किया। तो मैंने उनका देखा कि वो हमेशा टूर पे जाते थे, फेस्टिवल में जाते थे। मैंने काफ़ी फेस्टिवल उनके साथ अटेंड की। तो वो उनके साथ हमेशा एक डायरी रखते थे छोटी, हर एक मंथ की एक डायरी होती थी। एक टिपिकल वो किधर से जो भी लाते थे वो डायरी रखते थे, और जो भी वो देखते थे कुछ वो उसमें ये करते थे, लिखते थे। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हो, इम्पोर्टेंट ये हो, उसमें लिखते थे। और उनका मेमोरी इतना शार्प था, क्योंकि मुझे याद है कि वो आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन के ऊपर थे। आंध्र प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उनने एस्टैब्लिश किया है। तो वो टाइम पे, उस टाइम पे जो चक्रवात हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो वो उसमें का वो उनने 15 साल के बाद वो नोट्स लिखे थे। तो वो उनने कादम्बरी लिखा चक्रवात करके, जो काफ़ी फेमस हो गई। तो ऐसा उनका मेमोरी बहुत शार्प था उनका, बहुत वो फिल्म देखते थे, और काफ़ी किताबें तो वो बहुत पढ़ते थे, किताबें बहुत पढ़ते थे। उसके बाद उनका तो लैंग्वेज के ऊपर भी उनका कमांड था। वो मराठी के ऊपर तो कमांड था ही, उसके बाद हिंदी भी बहुत अच्छी बात करते थे, अंग्रेजी बात करते थे। काफ़ी वो अब्रॉड में गए, या वो फिल्म डिवीजन उनने रिप्रेजेंट किया उधर अब्रॉड में। उसके बाद ऐसा उनका वो काम करने का तरीका था। तो मुझे, मेरा भाग्य है कि मुझे, लेकिन अभी ने कहा कि जैसा स्टूडियो का, ये स्टूडियो जो है, तो हम लोगों ने पेंडारकर साहब के ऊपर एक फिल्म बनाई कि ये स्टूडियो पेंडारकर साहब की स्टोरी बता रहे हैं। क्योंकि पेंडारकर साहब छोटे थे तब वो स्टूडियो में जाते थे, और बीट भाकर में उनने वो काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट करके। तो ये स्टूडियो उनकी कहानी बता रहा है। तो मैंने इसका एक सुना है राज कपूर के एक इंटरव्यू में कि जब पृथ्वीराज कपूर उनकी फिल्म शूट कर रहे थे, तब भालजी को एक वाल्मीकि के लिए एक रोल, छोटा लड़का चाहिए। तो उनने कहा पृथ्वीराज कपूर ने कि राज कपूर को छोटा है, उनको ले लीजिए। तो उनने राज कपूर का पहला एक्टिंग जो है वो वाल्मीकि फिल्म में जयप्रभा स्टूडियो में, इस स्टूडियो में शूट हुआ है। तो राज कपूर का मैंने एक इंसिडेंट सुना है एक इंटरव्यू में कि उनने कहा था कि उस टाइम पे भालजी पेंडारकर ने उनको 5,000 रुपया दिए थे। और तो पृथ्वीराज कपूर ने बोला ये तो छोटा बच्चा है, इनको 5,000 रुपये बहुत अमाउंट दे रहे, तो क्यों दे रहे? तो उन्होंने कहा कि नहीं दे, मैं तो उनको 5,000 रुपये। तो वो 5,000 रुपये से उनने ये जो उनका स्टूडियो था, आर्टिस्ट स्टूडियो चेंबूर का, वो जगह परचेस किया। ऐसा राज कपूर ने खुद इंटरव्यू में वो 5,000 रुपये का वो जगह लिया, और वो बाद में, उसके बाद उसने राज कपूर जी ने वो आर्टिस्ट स्टूडियो ये किया। तो प्रभाकर पेंडारकर साहब का ये पुस्तक, इसको तो नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने तो काफ़ी बार मराठी में पढ़ाया, अभी भी मैं पढ़ूँगा। और मैंने ये जयप्रभा स्टूडियो में मैं काफ़ी बार गया हूँ। मैं भालजी पेंडारकर को भी हम लोग काफ़ी बार मिले, क्योंकि हम लोगों ने इस स्टूडियो में बहुत शूटिंग किया है 2 फिल्म के लिए। जब उनको फाल्के अवार्ड मिला था भालजी पेंडारकर को, तब हम लोगों ने फिल्म डिवीजन ने एक फिल्म बनाई थी भालजी के ऊपर। तो हम लोगों ने कोल्हापुर में वो फंक्शन हुआ था, क्योंकि वो उनका हेल्थ ठीक नहीं था। तो नेशनल अवार्ड देने के लिए, यानी फाल्के अवार्ड देने के लिए वो स्पेशली उधर से, दिल्ली से लोग आके इधर दिया था कोल्हापुर में। तो हम लोगों ने काफ़ी इधर शूट किया है। और जब पेंडारकर साहब के ऊपर हम लोगों ने फिल्म बनाई, तभी भी हम लोगों ने काफ़ी शूट किया है। तो ये स्टूडियो से भी मेरा बहुत ये है। तो ऐसा तो बात करने के लिए बहुत डिटेल आया था पेंडारकर साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 ही मिनट आपको बात करना है। तो थैंक यू सर। शुक्रिया अरुण जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आप अन्यथा ना लीजिएगा।
और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पेंढारकर जी के बारे में, किताब पर तो चर्चा की है आपने, पेंढारकर जी के बारे में भी आपने काफ़ी जानकारी दी। तो हमारी जो पहली पुस्तक थी उसकी जो चर्चा है वो समाप्त हो चुकी है। दादा साहब की पुस्तक का परिचय देने के लिए डॉक्टर उषा मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर पहले तो मेरी मार्गदर्शिका भी है, गुरु भी है, उन्होंने पढ़ाया भी है। तो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में 35 सालों का अनुभव प्राप्त करके MMP शाह महिला महाविद्यालय से 1 साल पहले ही रिटायर्ड हुई है। और मैं हमेशा इनको बोलती हूँ क्या रिटायर्ड होगी शोध निर्देशिका भी है, कई संपादन कार्य भी आपके द्वारा हुआ है। धर्मवीर भारती और उनका कथा साहित्य, समकालीन परिदृश्य में स्त्री लेखन के अलावा और भी ढेर सारी पुस्तकें हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का समायोजन भी आपने किया है। 2015 से 2023 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नोएडा की समन्वयक भी रही है। कई सम्मानों से सम्मानित हैं ये, जिनमें कि महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी स्वर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है आपको, और राष्ट्रीय मंडल नाथ द्वारा हिंदी भाषा शिरोमणि सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और गुण मुक्त फिर भी पुस्तक का परिचय देने के लिए अब मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ और तालियों के साथ इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार भी उस बार मधुबाला जी मेरा पल्लू खींचे, पल्लू में ऐसा हो गया है, उसके पहले मैं अपनी बात समाप्त करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुक्त फिर भी असोनी मुक्त, इसका हिंदी असोनी मुक्त, इसका हिंदी अनुवाद बसुधा जी ने किया है। एक बहुत अच्छी बात इस मंच की ये है कि यहाँ पर रचनाकार भी है, अनुवादक भी है, उस पुस्तक पर बात करने वाले भी बात कर रहे हैं, यानी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। सीधे मैं कहानी पर आती हूँ। इस कहानी में कुल 15 कहानियाँ अक्सर हैं और सभी कहानियाँ विषय वैविध्य को लेकर के। विषय वैविध्य की जब मैं बात करती हूँ तो अपनी कई कहानियों में स्त्री जीवन में विमर्श शब्द का प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा सा विमर्श, थोड़ा दिशाहीन की तरफ चला गया है। तो स्त्री की दृढ़ता, उसका संकल्प, उसका संघर्ष, उसकी वैचारिकता, इन सारी चीज़ें यहाँ की जो स्त्री पात्र है वो सारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। कहीं कहानी में समलैंगिकता है और वो समलैंगिकता दोनों रूपों में दिखाई देती है, वो नकार के रूप में भी है और सकार के रूप में भी है। 2 कहानियाँ मुझे लिखी वो सीखी जाती है, जैसे फिल्मों में सीक्वल बनता है, वैसे यहाँ पर कहानी के रूप में आगे बढ़ रही है। आप मुझे टोकिएगा तो कहीं मैं कुछ मेरा आकलन कहीं कुछ ऐसा हो गया है, कहीं परंपरा का दंश है तो कहीं परंपरा को नकारा गया है। यानी आज भी हमारा समाज ऐसा है कि परंपरा के दंश को झेल रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर नकार भी दिखाई देता है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो केवल आस्था विश्वास को लेकर के, उसमें और कुछ नहीं दिखाई देगा, एक व्यक्ति की आस्था विश्वास है। और एक कहानी ऐसी जो पूरी तरह से मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है, और इन कहानी में वही बात दिखाई देती है जो कहा गया ना, प्रेम म्हणजे प्रेम, तुमचं आमचं सगळ्यांचं प्रेम। यानी प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, न जाति होता है, न धर्म होता है, न एक देश की सीमा होती है। और यहाँ पर 2 देशों के बीच में किस तरह से युद्ध के दौरान प्रेम बनता है। हम हिंदी में भी कन्हैयालाल प्रभाकर की इस तरह के बहुत सारे निबंध पढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने युद्धों के बीच में किस तरह से प्रेम पनपा है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई देती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैसे ज्यू और जर्मनी के बीच में युद्ध चला, लेकिन वहाँ पर प्रेम हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग विषयों को लेकर दिखाई देती हैं। अब संकलन की कुछ कहानियों की चर्चा मैं करूँगी। सख्यत्व, यक्षिणी का दूध, छाँव और सफल, ये स्त्री जीवन के अनेक शेड्स को लेकर के चलती हैं। कहीं वो तो स्वयं सिद्धा के रूप में आती है, कहीं वो अपनी निर्णय क्षमता के रूप में पहचानी जाती है, अपनी पहचान बनाती है। मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी वो छाँव, यानी कोकण के गांव की कहानी है, लेकिन और वो स्त्री क्या है, मालिश करने वाली है, गांव में दाई का काम करती है, लेकिन किस तरह से वो, और उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं।
और अपनी सारी खूबियों को समय समय पर वो अपने लिए और उसने एक बच्ची को पाला, देखिए बहुत जल्दी विधवा हो गई थी और एक ऐसी बच्ची को पाली है जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। समय समय पर उसका इतना मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छी वो कहानी बन पड़ी, वो कहीं ना एकदम दिल को छू जाने वाली कहानी बनाती है। इसमें सब प्रेम भी है, ज्ञान भी है, बलिदान, संघर्ष और संघर्ष से निकलने की राह जिस तरह से लेखिका ने दिखाया, उसको विस्तृत किया है, वो काबिल तारीफ है। इस तरह से मधुरा भक्ति और रिश्ते, ये दो कहानी समलैंगिकता पर आधारित है। लेकिन जब हम समलैंगिकता की बात करते हैं तो दोनों का संदर्भ अलग अलग है। एक में देखते हैं कि भाव की शुद्धता है, कलाकार के कला की पराकाष्ठा है, वहाँ पर शरीर नहीं है, केवल कला दोनों के बीच में है। लेकिन जब रिश्ते कहानी देखते हैं तो वहाँ पर शरीर की भूख, शरीर की ज़रूरत और उसका भावनिक अंत दिखाई देता है। अब इसी से थोड़ा सा जुड़ करके रिश्ते और रणांगना कहानी है। ये मैंने कहा ना कि सीक्वल की बात चलती है, तो ये सीक्वल में चल रही है। रिश्ते अगर हम देखेंगे तो इस्मत चुगताई जो बहुत समय पहले, दशकों पहले उन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखी जब लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और उनकी ऐसी एक कहानी थी लिहाफ, जो समलैंगिकता पर उस समय लिखी गई थी। इन्होंने, निर्मोही जी ने उसको आगे बढ़ा दिया है, अमीरन की कहानी को आगे बढ़ा दिया है अमीरन के ही शब्दों में एक तरह से, और बहुत सुंदर वो भी बन पड़ी है। लेकिन दूसरी कहानी जो रणांगण है वो मराठी लेखक विश्राम बेड़ेकर के उपन्यास को एक नए रूप में, क्योंकि मैं जब रिव्यू पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने वो उपन्यास को पढ़ा नहीं है मराठी वाला, जब रिव्यू पढ़ रही थी तो मैंने सुबह बस्ता से भी थोड़ी बात की, तो वहाँ पर एक अंत बहुत सही नहीं है, मतलब एक अंत दुखद है, लेकिन यहाँ पर वो उस अंत को सुखद के रूप में लेकर के आई। सुखद कहानी बड़े लाइट मूड में, आप जैसे फिल्म चल रही है ना, आप फिल्म के साथ साथ कहानी के साथ साथ चलते रहिए। और मुझे लगता है बहुत पूरी तरह से फिल्मी तर्ज पे ही वो लिखी गई कहानी है। लेकिन जब अगली कहानी देखते हैं परंपरा, तो उसमें मुस्लिम परिवार के घरों में किस तरह से चकला समस्या भर गई है और किस तरह से वहाँ पर एक स्त्री की पीड़ा, एक स्त्री की यात्रा उस परंपरा के माध्यम से होती है, वो उसका चित्रण भी है और उसके ऊपर लेखिका ने विरोध भी अपना दर्ज किया, क्योंकि लिख देना स्थितियों को वो उचित नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं रचनाकार का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, अपनी एक दिशा होनी चाहिए, अपनी एक दृष्टि होनी चाहिए। तो विरोध के रूप में अपनी दृष्टि वहाँ पर दिखाई। महुआ का पेड़ एक शीर्षक है। जब हम हिंदी की तरफ आते हैं तो महुआ का पेड़ मार्कंडेय की बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें वृद्ध जीवन की समस्या को बहुत सुंदर से उकेरा गया है। महुआ का पेड़ यहाँ पर बाल विवाह पर आधारित कहानी है। हालांकि मैं महुआ के पेड़ के तथ्य और उसके शीर्षक के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाई, मुझे लगा कुछ और अच्छा हो सकता था। ये पाठक के रूप में मेरे अपने विचार हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण है, बड़ी स्वाभाविकता से बाल मनोविज्ञान वहाँ पर चल रहा है। इसी तरह की बाल मनोवैज्ञानिकता इनोसेंट लूकस में दिखाई दी, लेकिन फिर अंतर हो जाता है। जैसे रिश्ते और उसमें अंतर हो गया है, यहाँ पर भी अंतर हो जाता है। यही एक रचनाकार की खूबी होती है कि वो कैसे उनकी कहानियों को एक अलग रूप दे देता है। तो यहाँ पर एक में परंपरा में केवल चित्रण है, तो दूसरे में देखते हैं कि वो बाल जिज्ञासा धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो एक कला के रूप में, चित्रकारिता के रूप में निकल करके सामने आते हैं। जब मैं इनकी कहानियों को पढ़ रही थी, मैंने 2 बार कहानियाँ पढ़ी, क्योंकि एक बार में ऐसे लगता है कि कुछ छूट जा रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा निर्मोही जी प्रयोगधर्मी रचनाकार है। मुझे हर कहानी में एक अलग अलग तरह का प्रयोग दिखाई दिया। अब जब प्रयोग होगा तो सबके भीतर की बात तो होगी नहीं। रचनाकार की अपनी चीज़ होती है, अपनी सोच होती है, अपने आधार पर वो प्रयोग करता है। हिंदी साहित्य में प्रयोग काल से दौर से गुजर करके आए हैं, तो इसीलिए सबके फ्लेवर तो अलग अलग हैं। कुछ पाठक के हृदय में बड़ी सहजता से चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो है थोड़ा सा ठहरने के लिए कहते हैं रुक जाओ, इतनी जल्दी मुझे छोड़ करके उससे सरसरी नजर करके नहीं जा सकती। उस तरह की 2 कहानी मुझे लगी। एक गियर, वहाँ पर भी प्रेम है, लेकिन मैं नहीं कनेक्ट कर पाई कि मनुष्य का प्रेम, मानवीय संवेदनाएं गियर से कैसे करें। तो कहानी पढ़ेंगे, मेरा मतलब सिर्फ संकेत कर देना है। घोस्ट राइटर भी कहीं न कहीं मुझे विवश करने के लिए विवश कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के बड़ी सुंदर कहानियाँ बन पड़ी हैं। थोड़ी चर्चा 2 मिनट की बात अनुवादक पर, क्योंकि अगर अनुवाद न होता, इन्होंने अनुवादक की
खूबियाँ बता दी, अनुवाद किस लिए होता है उस पर मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अनुवाद का काम जब भी पुस्तकें पढ़ते हैं तो लगता है इतना आसान नहीं है। जब तक दोनों भाषाओं की संस्कृतियों को, रीति को, रिवाज को, भाषा को, लोग को नहीं जानेंगे तब तक हम कर नहीं पाते। वसुधा जी उसमें माहिर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है। उन्होंने कई मराठी के लेखकों का हिंदी के लेखकों का मराठी में अनुवाद किया है। और मुझे ये भी लगा कि अनुवाद का काम कहीं ना कहीं डॉक्टर और वकील की तरह होता है, यानी विषय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान और निरंतर अभ्यास। तो वो तीनों चीज़ें वसुधा जी के पास हैं। वो सब, हाँ एक जरूर करना चाहूँगी कि मुझे कई जगह खटका कि एक बार और प्रूफ होता तो कुछ वर्तनी की समस्या है, कुछ वाक्य प्रयोग, कुछ शब्द प्रयोग, थोड़े उसमें सुधार हो जाते। लेकिन होता जैसे एक चीज़ हम मुंबई वाले तो कहेंगे ना हमारे बाजू में है, लेकिन जब हिंदी में ये अगर पूरे भारत में जा रहा तो आजू बाजू शब्द कहीं न कहीं खटकता है, तो अगल बगल वहाँ पर बहुत ज़्यादा सटीक भी जाता है, बहुत सहजता से हिंदी पाठक उसको स्वीकार कर पाता है। बहरहाल मैं निर्मोही जी और वसुधा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। वसुधा जी आप बहुत सारे ऐसी किताबें अनुदित करिए। मैं भी आपको कविता की किताब दे दूँगी, अनुदित करिएगा। चित्रनगरी संवाद मंच को, विशेष रूप से देवमणि जी को, मधुबाला जी को, जो इतने लंबे समय से साहित्य और कला को लेकर के इस तरह का आयोजन करना बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन चल रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। धन्यवाद उषा मैम, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने पूरी किताब का सार बता दिया कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं और कौन सी कहानी में किस पर चर्चा हुई है, किस पर बात हुई है। इसी के साथ ही मैं अपने अगले वक्ता अतिथि वक्ता को बुला रही हूँ, सुलभा खोरे जी। सुलभा खोरे जी लेखिका भी हैं, अनुवादक भी हैं, संपादक, पत्रकार, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी हुई है और पिछले 25 वर्षों से वो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। दर्जन भर से अधिक इनकी कहानी संग्रह, काव्य संग्रह हिंदी, मराठी भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ दर्जनों भर साहित्य उन्होंने हिंदी से मराठी भाषा में, मराठी से हिंदी भाषा में अनुदित किया हुआ है और ढेर सारे पुरस्कारों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी और मैं देखकर सचमुच बहुत हैरान हो गई, लेकिन मैंने उसमें से कुछ निकाला हुआ है। सारस्वत सम्मान, आशीर्वाद राजभाषा सम्मान एवं पुरस्कार, ग्रंथोदय पुरस्कार, उत्कृष्ट राजभाषा अधिकारी, महिला भूषण पुरस्कार, पद्मश्री अनंत गोपाल सेवड़े हिंदी सेवा पुरस्कार और साथ में हैदराबाद का हिंदी साहित्य पुरस्कार और मैक्स सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो मैक्स वुमेन अवार्ड जो कि 2023 में आपको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुनवाई। हम चित्रनगरी संवाद मंच को अभिवादन भी करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और विशेष रूप से देवमणि जी को। निर्मोही जी को मैंने पहली बार पढ़ा इस कहानी संकलन के जरिए। मराठी में, मराठी साहित्य में या मराठी साहित्य का एक जो सशक्त पहलू है वो मराठी कहानी है और ये कहानी लेखन बहुत काफ़ी समय से, लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े साहित्यिक जुड़े हुए हैं और उन्होंने अलग अलग प्रयोग करके कहानी को एक नया सिरा दिया है, एक नया आयाम दिया है। पुरानी परंपरा पर प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार ये कहानी बदलती गई है मराठी की और नया आयाम जोड़ते हुए कथ्य और शिल्प सशक्त, परिष्कृत, प्रगतिशील करके ये नई कहानी ने, मराठी की नई कहानी ने जन्म लिया है। हालांकि मराठी कहानियों से अन्य भाषी इतने वाकिफ नहीं हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि मराठी कहानियों का हिंदी में बहुत कम अनुवाद हुआ है। उपन्यासों को तो बिल्कुल काफ़ी उछाला गया, काफ़ी उसका अनुवाद हुआ है काफ़ी उपन्यासों का, लेकिन कहानियों का अनुवाद बहुत ही कम हुआ है और यही वजह है कि अनुवाद के क्षेत्र में मराठी कहानी काफ़ी पिछड़ती गई और इसलिए इसमें जो जो नए प्रयोग हुए उससे
पूरा अन्य साहित्य क्षेत्र वाकिफ नहीं हो पाया। निर्मोही जी की जो कहानियाँ हैं इतिहास पुराण बीते हुए कल को एक नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। हालांकि एक नया परिप्रेक्ष्य है जिसमें नाटक, संगीत, कला, सिनेमा सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उस समय की अपनी मासूमियत है, जीवन और चीज़ों की ओर देखने का अपना दर्शन है, जो कि आज यानी आज के अपने वर्तमान में बहुत कम पाया जाता है। मासूमियत आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो इतने तरीके से उछल रही है या इतने तरीके से आगे बढ़ रही है कि उसमें मासूमियत पता नहीं कहाँ पीछे रह गई है, गुम हो गई है। हालांकि वर्तमान में उस मासूमियत का पाया जाना उतना आसान नहीं है, लेकिन इन कहानियों का जो समय कैनवास है वो बीते हुए समय को प्रस्तुत करता है, लेकिन बड़े पुख्ता अंदाज में। स्त्री पुरुष मैत्री पर महाभारत की द्रौपदी और कृष्ण का जो सख्य है उस पर सख्यत्व है। नाटक के मखमली कर्टन के साथ पनपती पुरुष की दोस्ती की बात भी यहाँ की गई है। वी शांताराम जैसी फिल्म बनाने के इच्छुक व्यक्ति की भी कहानी है। भगाई गई लड़की की कहानी है। जर्मन और जू के प्रेम की कहानी है जो दूसरे महायुद्ध पर आधारित है। कहानियों के बारे में पूरा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर आप किताब खरीदेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये मेरा ये है। लेकिन उत्सुकता जगाना मेरा काम है। मेघदूत पर यानी आषाढ़ का एक दिन पर भी है। इसमत चुगताई की अमीरन की अनकही कहानी भी ये कहानियाँ प्रस्तुत करती है। यहाँ मथु का बदला भी है। 7 आसराओं का, मराठी में आसरा यानी बोलते हैं जो छुपी हुई देवताएं होती है जो पानी की जगह पे रहती है, उन 7 आसराओं का भी कहानी है। घोस्ट राइटर की बात की जाती है। कलाकार का परिप्रेक्ष्य भी है जो घोस्ट राइटर को लेकर चलता है। और इनोसेंट लोटस की कहानी भी है जो एक मासूमियत को लेकर कलाकार को जन्म देती है। हालांकि सभी कहानियां शब्दों का आडंबर किए बिना स्वयं को बड़े ही सकारात्मक अंदाज में चंद पृष्ठों में समेटती है। बड़ी कहानियां नहीं है, सभी कहानियां छोटी छोटी सी है, लेकिन बिल्कुल जो हमको कहना है उस बात को वो समेटती है। इनमें श्री विमर्श है, संवेदनशीलता है, प्रतीकों का उचित चयन है, रिश्तों की अलग पहचान है तथा स्त्री पुरुष रिश्तों की तरलता भी है। स्त्री पुरुष रिश्ते की भी बात अलग अंदाज से की जाती है। कुछ नए प्रयोग भी यहाँ किए गए हैं और अपना रंग भी दिखाया गया है अलग से। लेकिन मुझे इन सब कहानियों में एक बात बहुत अहम लगती है और वो है सकारात्मकता। इन सभी कहानियाँ अपनी सकारात्मकता को लेकर चलती है और मेरे ख्याल से इस कहानी संग्रह का वही एक बहुत बड़ा पहलू है। सभी अब बात अनुवाद की। अनुवाद के क्षेत्र में डॉक्टर वसुधा सहस्रबुद्धे यह नाम परिचय का मोहताज नहीं है। आप सिर्फ मंटो का नाम लीजिए और आपको वसुधा सहस्रबुद्धे याद आ जाती है। हालांकि काफ़ी अनुवाद उन्होंने किए हैं, लेकिन मंटो जब याद आता है तो डॉक्टर वसुधा सहस्रबुद्धे हमें आसानी से याद आ जाती है। वसुधा जी का अनुवाद इन सभी कहानियों में कहानियों के परिवेश के साथ बदलता है, परिवर्तन होते हुए चलता है। मूल कहानियों के फ्लेवर को अपने साथ लेकर तदनुरूप अपने शब्दों का चुनाव कर वसुधा जी ने इन कहानियों को पूरा न्याय देने की कोशिश की है। हालांकि इन सब में देखिए कोई भी कलाकृति संपूर्ण समग्र नहीं होती है, कुछ कमियां तो रहती है और वे कमियां रहनी भी चाहिए, क्योंकि आगे फिर सुधार की गुंजाइश भी होती है, आगे बढ़ने का भी उससे रास्ता मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से कहानीकार और अनुवादकार दोनों ने अपना काम बड़े ईमानदारी से किया है और जब कोई चीज़ ईमानदारी से की जाती है तो पाठकों के हृदय को भी छू लेती है। मेरे ख्याल से ये कहानियाँ आपके हृदय को भी छू लेगी, इसका मुझे विश्वास है और इस आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय का पूरा ध्यान रखा। आपने कहा कि इनकी जो कहानियाँ हैं सभी की सभी सकारात्मक कहानियाँ हैं और सकारात्मक कहानियाँ कौन नहीं पढ़ना चाहता। और आपने ये इस कहानियों के बारे में बता करके हम सबकी जो
आशा है, उत्सुकता है, बढ़ा दी है। हम ज़रूर कहानियाँ पढ़ेंगे, किताब खरीद लेते हैं। आगे मैं चाह रही थी कि निर्मोही जी बात करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि मुझे लगा मूल लेखिका है तो ये बनता है कि मराठी से हिंदी में कैसा अनुवाद रहा, न्याय हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं, मैं वसुधा सहस्त्रबुद्धे जी को ये माइक दूंगी। परिचय मेरे पास है इनका, लेकिन मैं परिचय नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वो 2 किताबों की जब चर्चा यहाँ पर हो रही है तो उनका परिचय देने का कोई भी तुक नहीं बनता है। तो मैं डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे जी को ये माइक दे रही हूँ। वो घर में उपस्थित सभी सहृदय रसिक साहित्यिकों को मेरा विनम्र अभिनंदन। मैं सबको मेरे सामने पहले देवमणि जी और मधुबाला जी ने आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस साहित्य मंच में मेरी इन 2 किताबों की चर्चा के लिए मौका दिया, और इसलिए इन सब के सामने मेरे 2 शब्द मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लगा ये दोनों किताबें महत्वपूर्ण है और सभी भारतीय भाषाओं के पास ये पहुँचनी चाहिए, और इसलिए मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदी एक सेतु बनकर सभी भाषाओं के साथ जुड़ जाती है और आदान प्रदान करती है बहुत सहजता से। सभी लोग हिंदी में और अपनी दूसरी भाषा के साथ जोड़कर इसका आस्वाद ले सकते हैं। इसलिए मैंने हिंदी में अनुवाद किया, और ये सब बातें हो गई और मुझे क्या बताना था मैं एकदम से भूल गई, ओवरलैप हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा कागज का मेरे सहारा ले रही हूँ। पहली किताब सिनेमा की कहानी स्टूडियो की ज़बानी, यह शीर्षक ही अद्भुत है। स्टूडियो जब अपनी कहानी और वो भी सिनेमा कला की बता रहा है, ये कला की यात्रा है, सिनेमा कला की, और इसमें सभी कलाकार हैं, चित्रकार है, लेखक है, निर्देशक है, और उसके साथ मूर्तिकार है, संगीतकार है, पटकथाकार है, जितने भी कलाकार हैं वो अपनी तरह से इसमें शामिल है, और इसीलिए यह कला की यात्रा की कहानी है। और प्रभाकर पेंढारकर ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की है। यह कहानी सिर्फ जयप्रभा स्टूडियो की नहीं है, यह जब मूक चित्रपट बन रहे थे तभी से लेकर आज तक आगे बढ़ी है वो कहानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हापुर जैसे गांव में, तब तो गांव में था, अब तक 4 स्टूडियो में, मीन्स कोल्हापुर को कलानगरी कहा जाता है। वहाँ पर इतने सारे कलाकार हैं, गायक, वादक, नर्तक, सभी तरह के, और वहाँ शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, और इसलिए बहुत सारे शूट करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे, और वहाँ ये सब शूटिंग का काम होता था। और 1932 के बाद ये जब बोलने लगी फिल्म, और तब सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जयप्रभा स्टूडियो में भालजी पेंढारकर का व्यक्तित्व को लेकर इस पर फोकस किया गया है। वो पूर्णतः एक तपस्वी के रूप में यह कार्य कर रहे थे, और जिसमें उनको देव, देश और धर्म, इन 3 चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है। बहुत ही सुंदर संस्कारों को लेकर, जीवन मूल्यों को लेकर उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में, और भी इतनी उनकी दूरदृष्टि थी कि पहले ही फिल्म से लेकर उन्होंने प्रत्येक फिल्म उन्होंने हिंदी में डब की, और उसके साथ इसीलिए कि अपना जो आशय और देना चाहते थे संदेश, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व काल में ये सब उनका काम शुरू हुआ है, तो तब ये जो लोगों को संदेश देना था तो सिर्फ मराठी में देकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने हिंदी में, प्रत्येक फिल्म उनकी हिंदी में बनी है, और इसलिए उनका संदेश सभी लोगों तक पहुंचा है। इस किताब में और भी इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लेखकों के भी, मीन्स सिर्फ भाजी को नहीं, लेकिन हंस, नवयुग जैसे बाबूराव पेंढारकर लेखक के रूप में अत्रे, विस खांडेकर, इन सब लोगों का जो हुनर था, इन लोगों ने किस तरह से, मास्टर विनायक का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, और उनके बारे में भी उन्होंने बातें की है। इसके साथ साथ
भांजी पेंढारकर की स्पेशलिटी कात्यायन सर ने बताई है कि आपके जब फिल्म वो बनाते थे तो कथा पटकथा गीत सब कुछ उनका अपना था और इसकी भाषा को लेकर भी वे बड़े सतर्क थे। और वो डेबरी कैमरा का के बारे में वो फ्रेंच कंपनी का बना हुआ था। और आज जब हम देखते हैं कि इतना टेक्निक बढ़ गया है और कैमरामैन किस तरह से इजीली मोबाइल में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब बिजली भी नहीं थी तब सूर्य प्रकाश के आधार को और ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए वे कौन सी युक्तियाँ करते थे और किस तरह से उसके सहारे इतनी अप्रतिम फिल्में बनाते थे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो इस तरह से जब हम काम उनका देखते हैं तब हमें पता चलता है कि स्टूडियो की इसमें बहुत सारी रोचक घटनाएं प्रसंग इनको भी उन्होंने जोड़ा है प्रभाकर जी ने, क्योंकि वे एक जैसे उसके साथ जुड़े हुए थे, गवाह थे इन सब चीज़ों का। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। विश्राम बेड़ेकर बहुत ही सख्त निर्देशक थे। वे कभी भी अपने अभिनेताओं को अच्छा बना है या उनकी तारीफ करना वगैरह नहीं जानते थे, बल्कि वो जो चाहते थे वो अपने अभिनेता से करवाने में बड़ी कठोरता बरतते थे। इतना ही नहीं, वे कहते थे कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन शांता हुगड़ीकर नाम की एक अभिनेत्री थी, वो भी इतनी हिम्मत वाली और बहुत ही एक्सपर्ट थी। तब मैं एक बात आपको बताऊं कि भांजी भी नहीं और ये कोई भी अभिनेता नहीं, निर्देशक नहीं, कलाकार प्रशिक्षण किसी को नहीं था, न उनकी शिक्षा पूरी तरह से हुई थी, फिर भी प्रत्येक कलाकार अपने आप में संपूर्ण था। मुझे लगता है कि वो उनकी प्रतिभा वे अपने आप में ऊपर से लेकर आए थे और इतने सशक्त कलाकार थे कि इसको पूर्णतः करने में वे बड़े सतर्कता से अपना काम करते थे। तो वो शांता हुगड़ीकर को उन्होंने बताया था कि आपका अब शूट होना है तो कैमरा शुरू होगा। तब वो ऊपर बैठ के जिलेबी खा रही थी एंड खा रही थी तो बेड़ेकर ने अचानक कैमरा ऑन कर दिया और कहा कि शॉट शुरू हो गया है। उसने क्या किया, वो नौवार साड़ी पहनती थी तो उसमें अपने यहाँ एक जगह होती है रखने की, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जिलेबी रख दी और बहुत करुण सीन था कि उसके पति धड़ धड़ गुस्से में नीचे आ रहे हैं, तो उसने इमीडिएट आंखों से पानी, चेहरा ऐसे व्याकुल हो गया और आवाज़ बदल गई और वो भी उनके पीछे पीछे आ रही है, उनको मना रही है और उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और जब उनके आंखों में आंसू देखे तब वो बाबूराव रुक गए और फिर वहाँ पर एकदम कैमरा कट ऐसे हो गया। तब उसको समझ गया कि अपना परफेक्ट हो गया है काम, न कुछ इसमें गलती है या उसको वापस दोबारा करने की ज़रूरत है। बाजू में जाके बैठ गई, जिलेबी निकाल कर खाना शुरू। तो इस तरह से इतने सुंदर प्रसंग उन्होंने दिए हैं ना इसमें, उसका भी मज़ा आता है। और जब मैं ये बता रही हूँ कि लाइट्स का उपयोग कैसे करते थे, कि सूर्य प्रकाश जब अंदर छल कर आता था तो यहाँ पर लगाए जाते थे चमचम करने वाली वो चांदी के टुकड़े और उस पर वो सूर्य प्रकाश आता था और फिर वो फोकस ज़्यादा बढ़ जाता था और उसमें शूटिंग होता था। उसके सिवाय रात के समय जो शूटिंग होता था वो ऐसे अनार लगाए जाते थे कि बाजू में और उसके बाद उसके प्रकाश में उस तरह से फिल्माया जाता था। तो मुझे लगता है आज जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तब भी नए युवकों को ये किस तरह से इसमें से मार्ग निकालते थे और किस तरह से इतना अप्रतिम शूटिंग करते थे। तो अगर ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी दिमाग में कुछ नए सृजन के अंदाज निकल सकते हैं और इसलिए एक मार्गदर्शक के रूप में यह किताब पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा और इसीलिए मैंने इस किताब का अनुवाद किया। और अब निर्मोही की किताब के बारे में भी ऐसा ही है, वो अभी उभरती हुई नहीं है, अभी 2 संग्रह उसके हुए हैं और अब इस दालन में वो प्रवेश कर रही है। लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में इन दोनों ने बात की है। मुझे इसमें एक यक्षिणी की जो कहानी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किस तरह से जो यक्ष था कालिदास का इतना संवेदनशील था कि जब वे एक दूसरे से दूर हो गए तो वो व्याकुल हो गया
और उसको मेघ से बोलता है कि अपनी यक्षिणी के पास जाकर मेरा संदेश दे दो। तब मीन्स कैसे होता है ना कि जब मनुष्य बहुत व्याकुल हो जाता है तो उसे पता नहीं है कि वो क्या मेघ उसकी यक्षिणी को जाके बताएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा, या मैं बता रहा हूँ तो इसका कुछ पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे इस समय में इनकी जो यक्षिणी है वो आज के नए युग की है, और उसका जो पति है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और वो अब्रॉड गया है, लेकिन उसको इस पैसे के पीछे ना अपनी पत्नी की याद आ रही है या ना उसको विरह की कल्पना वो कर रहा है। इसलिए उसको न कोई मेघ आ रहा है न कोई संदेश आ रहा है, इसलिए उसने पेन पकड़ा है और वो अपनी कहानी लिख रही है। और इसी में ही मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी कि नहीं ठीक है, निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। और इस तरह से कुछ फैंटेसी वाली कहानियाँ जो घोस्ट राइटर की बात हो रही थी, फैंटेसी वाली कहानी है कि किस तरह से होना न होना, मैं हूँ या नहीं हूँ, या इस तरह के जो आभास है उसके साथ जोड़कर उन्होंने रहस्य और फैंटेसी और इस तरह के अनेक प्रयोग किए हैं। मुझे लगता है कि और भी कसदार कहानियाँ लिखने की क्षमता उनकी है, वे प्रयत्न करेगी तो एक समर्थ कथाकार बन सकती है। बस इतना ही। हमारे जो दो वक्ता थे डॉक्टर उषा मिश्र और डॉक्टर शोभा गोरे, उनकी बात सुन करके मुझे कहानियों के बारे में एक जिज्ञासा पैदा हुई। मराठी कहानी है वो हिंदी में कैसे लगेगी। तो मैं चित्रनगरी संवाद मंच की तरफ से निर्मोही जी को आमंत्रण दे रहा हूँ। हम लोग हर संडे को यहाँ मिलते हैं। जून महीने में किसी भी संडे को जो सुविधाजनक हो, एक दिन यहाँ पधारे और अपनी कोई ऐसी कहानी का पाठ करें जो 20 मिनट में पूरा हो जाए, और सामने जो लोग रहेंगे वो अपनी उस पर मतलब चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये चित्रनगरी की तरफ से उनको आमंत्रण है। और मराठी में एक बहुत अच्छी परंपरा है, किसी वक्ता से कहा जाता है कि आप 2 शब्द कहिए। तो 2 शब्द का मतलब यही होता है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी बात कैसे कह देते हैं बिना विस्तार दिए। तो निर्मोही जी मूल लेखिका हैं, यहाँ पधारी है, 2 शब्द कहे तो अच्छा लगेगा कि आपको हिंदी में अपनी कहानियाँ देखकर कैसा लगा। आइए। बोल नहीं सकती मैं, 2 के 20 हो जाते हैं, इसके लिए मैंने कंट्रोल किया था कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी। और मूल लेखक के बजाय एक्चुअली आज अनुवादक का महत्व है, इसके लिए उन्होंने जो बात रखी इसके लिए मैं आभारी हूँ। वसुधा जी की तो मैं आभारी हूँ, लेकिन उषा जी और सुलभा जी की बहुत बहुत आभार मैं यहाँ पे व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे कथाओं के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा है और जाना है और यहाँ पे बातें रखी, आप तक वो पहुँची है, उसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा पैदा हुई है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इन कहानियों को हिंदी में लाने के लिए मेरे पीछे जो हम बोल सकते कि सपोर्ट सिस्टम है, वो वहाँ बैठे हैं गंगाशरण सिंह जी और चंद्रकांत गुंजाल सर, दोनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। वसुधा जी तो मेरे साथ है ही, तो मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ। और चित्रनगरी संवाद की भी आभारी, और जरूर हम जून में आएंगे, मिलेंगे, और उस वक्त मैं 20 मिनट तक की बात करूँगी। धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया 2 शब्द कहने के लिए। साहित्य जो है अनुवाद की तरह होता है और रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जहाँ अनुवादक को मौलिक लेखक की तरह ही रचना को जीना पड़ता है, जिसे वसुधा जी ने बखूबी किया हुआ है। उनके वक्तव्य के दौरान हमें मालूम पड़ा, और वो इसी तरह अपनी लेखन यात्रा जारी रखें और ढेर सारी अनुवाद वो करती रहे हिंदी भाषा में। हमें अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, और इन किताबों के लिए आपको ढेर सारी चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से शामी एम इरफान की कवरेज कैफे बॉलीवुड चैनल के दर्शकों के लिए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।